Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. I am Kuldeep Nagar, your chemistry teacher. आज के लेक्चर में ART2 का जो पेपर 2 है ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? टोटल 7 to 8 स्ट्रक्चर्स हमें दे रखी है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्ट्रक्चर में GI पॉसिबल है। तो GI कहाँ पॉसिबल है ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे पहले तो स्ट्रक्चर में रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम कौन प्रोवाइड करवाता है? पाई बॉन्ड या साइकिल। अब रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम के अबाउट दोनों साइड दो ग्रुप अगर डिफरेंट प्रेजेंट है तो ये स्ट्रक्चर GI शो कर सकता है, और जब GI शो करेगा तो एक रेस्ट्रिक्टेड साइड के अराउंड दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनने की पॉसिबिलिटी है। एक को क्या बोलते हैं? सिस, और दूसरे को क्या बोलते हैं? ट्रांस। तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर में GI पॉसिबल होगा। ये सारी स्ट्रक्चर्स हमें क्या दे रखी है, ध्यान से देखना। पहला स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा, तो यहाँ तो GI पॉसिबल है, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है? इधर CH3 और H, इधर क्या प्रेजेंट है? CH3 और H। दोनों साइड दोनों ग्रुप डिफरेंट है, रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम भी है। तो यहाँ से आप क्या बना सकते हो? सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, यहाँ पे GI पॉसिबल है। अगला वाला क्या है? GI पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट, साइक्लिक सिस्टम अपने पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रोवाइड करवाएगा, H और CH3। यहाँ पे भी कौन है? H और CH3, दोनों ग्रुप डिफरेंट है, GI पॉसिबल है। तो अभी तक दो जगह GI पॉसिबल है और एक स्ट्रक्चर पे GI पॉसिबल नहीं था। यहाँ पे GI पॉसिबल नहीं होगा। साइकिल कितने कार्बन आइटम का है? 3 कार्बन आइटम का। 3 कार्बन आइटम की साइकिल में पाई बॉन्ड के अबाउट GI पॉसिबल नहीं होता है। अगला अपने पास ये ऐसा स्ट्रक्चर है, GI पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी GI पॉसिबल नहीं हो सकता, और साइकिल के किसी भी 2 कार्बन आइटम के अबाउट भी GI पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी 2 कार्बन आइटम आप चूज कर लो, साइकिल रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम प्रोवाइड करवा देगा, लेकिन दोनों कार्बन आइटम पे दोनों ग्रुप सेम प्रेजेंट होंगे। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगला अपने पास है साइक्लोहेक्सीन बना रखा है इस तरीके से, यहाँ पे GI की पॉसिबिलिटी है। इधर आप देखो, साइकिल में पाई बॉन्ड के अबाउट तो GI पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि साइकिल अपने पास कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का। लेकिन इस साइकिल में 2 sp3 कार्बन भी आपको दे रखे हैं। इन दोनों sp3 कार्बन में आप नोटिस करो कि CH3 प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? CH3 और H। तो दोनों साइड दोनों ग्रुप डिफरेंट प्रेजेंट है। CH3 और CH3 अगर सेम साइड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? सिस। CH3 और CH3 अगर ऑपोजिट साइड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस। GI की पॉसिबिलिटी है। अगली स्ट्रक्चर अपने पास है एलीन का है बेसिकली। यहाँ पे GI पॉसिबल नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर में GI पॉसिबल नहीं होगा। इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, जहाँ पर इवन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। और लास्ट अपने पास क्या है? स्पाइरो का एग्जाम्पल दे रखा है। ये एग्जाम्पल भी बहुत ईजी है। स्पाइरो में अपने पास सेम एलियंस की जैसी ज्योमेट्री होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे जो आपके पास ग्रुप लगा रखा है वो एक CH3 है, दूसरा ग्रुप आपको अटैच करके नहीं दे रखा है, मतलब हाइड्रोजन होगा। तो आप इसको एज अ होल रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम ट्रीट करो। CH3 और H दोनों डिफरेंट है, साथ ही साथ एक ही प्लेन में है। तो जब CH3 और CH3 ऑपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस कहलाएगा, सेम साइड होंगे तो सिस कहलाएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे भी पॉसिबल है। 1 2 3 4 टोटल 4 स्ट्रक्चर्स ऐसी है जहां पर GI पॉसिबल है, रेस्ट स्ट्रक्चर्स में GI पॉसिबल नहीं है। पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, आंसर कितना आ गया? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट भी बहुत इजी है। नंबर ऑफ कंपाउंड विच आर एरोमेटिक। टोटल 12 कंपाउंड्स की लिस्ट आपको दे रखी है, आइडेंटिफाई करना है कितना एरोमेटिक है कितना एंटी एरोमेटिक है। नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर एरोमेटिक इज X एंड नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर एंटी एरोमेटिक इज Y। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ X माइनस Y। टोटल 12 कंपाउंड आपको दे रखे हैं, तो इसमें क्या ही बताऊं, मतलब मैं सारे कंपाउंड्स में के बारे में। एरोमेटिसिटी आपको पता ही है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। सारे कंपाउंड्स एक बार मैं बना देता हूँ और फटाफट बता देता हूँ कि कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एरोमेटिक है। थायोफीन एरोमेटिक होता ही है, सल्फर का लॉन पे रेजोनेंस कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। इसके बाद अपने पास ये कुछ कंपाउंड है, बोरोन, लॉन पेयर गैप पाई और यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, कार्बोकेटाइन के जैसे ट्रीट करना चाहिए, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है। लॉन पेयर पाई पाई और एम्प्टी ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है।
अगला अपने पास ट्रोपाइलियम कैटाइन के जैसा बना के दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कैटाइन लगाया नहीं, बीच में sp3 कार्बन आ गया, नॉन एरोमेटिक होगा। फिनॉल, फिनॉल में OH से आपको कुछ मतलब नहीं है, साइकिल से ही मतलब होता है। बेंजीन अपने पास साइकिल है, 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है। यहाँ पे भी आपके पास बेंजीन बना के दे रखा है और एक ये ज़बरदस्ती ऐसा लगा के दे दिया, तो इस रिंग में कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस तो है नहीं, तो वैसे भी इस रिंग का कोई काम तो है नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बेसिकली आपको इस रिंग पे ध्यान देना है, बेंजीन रिंग यहाँ पे एरोमेटिक है, 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, और उसके साइड में एक तरीके से आप यूँ अज्यूम कर सकते हो कि ज़बरदस्ती एक साइक्लिक सब्सटेंट लगा के दे रखा है, एंड दिस साइक्लिक सब्सटेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस। तो ये अपने पास एरोमेटिक हो गया। साइक्लोपेंटाडाइईन एनाइन, ये 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक होता है। साइक्लोब्यूटाडाइईन नाइट्रोजन का लॉन पे रेजोनेंस नहीं करेगा, लोकलाइज्ड है, पाई गैप पाई का रेजोनेंस है, 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक आप इसको बोलोगे। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, अगेन साइक्लोहेक्सेन बना के दे रखा है, C डबल बॉन्ड अटैच्ड है, एक कार्बन एटम sp3 है बेटा, कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, नॉन एरोमेटिक में क्लासिफाई करोगे सीधा ही, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन लगता तो आपको क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक लगता है, लेकिन आपको पता ही है कि टफ शेप होता है, नॉन प्लेनर हो जाता है ये, और नॉन एरोमेटिक आता है। सिमिलरली एनुलिन 10, एनुलिन 10 में टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन का रेजोनेंस लगता है आपको, तो क्या बोलते हो कि एरोमेटिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी ये एरोमेटिक नहीं होता है। ये दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से ये दोनों रिंग नॉन प्लेनर हो जाती है। नॉन प्लेनर होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस जहाँ नहीं होता उसको नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। अगला अपने पास कुछ ऐसा दे रखा है, इसमें आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, हर किसी कार्बन एटम पे कितना इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन लेना है कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस में, ऐसा पता नहीं चल रहा है, तो इसकी एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपने बना लिया। कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को आपने ब्रेक डाउन करके पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया। अब आप देखो, पॉजिटिव गैप पाई, गैप पॉजिटिव, गैप पॉजिटिव, टोटल अपने पास कितना रेजोनेंस है, पॉजिटिव पॉजिटिव और पाई, 2 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक है ये। और लास्ट में अपने पास पाइरिडीन दे रखा है, पाइरिडीन में नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है वो लोकलाइज्ड होता है, बाकी आपको दिख ही रहा है कि 3 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है, एग्जैक्टली बेंजीन के जैसा ही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक एक ही है, 7 - 1 विच इज इक्वल टू 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट नियर रूम टेम्परेचर। कुछ एलिमेंट का लिस्ट हमें दे रखा है, इतना आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो नियर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं। तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, सारे एलिमेंट एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी यूज होगी। Ag है, प्लैटिनम है, सिल्वर और प्लैटिनम सब सॉलिड ही होते हैं, मेटल है ये। बेरियम एस ब्लॉक का मेटल है, सेकंड ग्रुप का, ये भी सॉलिड ही होता है। गैलियम एक है, मरकरी है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फर है, सीजियम है। गैलियम लिक्विड होता है बेटा, ये सब आपने पढ़ा होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना आता है, 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो गैलियम को अगर आप ऐसे हथेली भी रख लोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, और नियर रूम टेम्परेचर के आसपास ये किस में होगा, लिक्विड स्टेट में ही होगा। मरकरी आपको पता है कि मेटल है, उसके बावजूद भी रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड ही होता है। ब्रोमीन लिक्विड होता ही है, पी ब्लॉक में आपने ये पढ़ा है। आयोडीन सॉलिड होता है बेटा। सल्फर, अगेन सल्फर एसिड में मिलता है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। और सीजियम अपने पास एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का लोएस्ट मेटल है ये। सीजियम बेसिकली अपने पास कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है। फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब होता है, और फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। जितना नीचे जाते जाओगे इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाएगा, सॉफ्टनेस इंक्रीज होता जाएगा। तो सीजियम अपने पास रूम टेम्परेचर या नियर रूम टेम्परेचर पे ये भी लिक्विड स्टेट में ही होता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है ये भी अराउंड 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब ही आता है। तो टोटल अपने पास कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो नियर रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं। गैलियम हो गया, मरकरी हो गया, ब्रोमीन हो गया, सीजियम हो गया, तो इसका आंसर हो गया 4। पीरियोडिक टेबल में ये थोड़े से आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़े होंगे कि कुछ पर्टिकुलर मेटल्स ऐसे होते हैं या कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर के अबाउट लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं।
तो ये अगर थोड़े बहुत फैक्ट आपको पता होते तभी इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाते। नेक्स्ट 4th नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। गैस टेकन इन अ क्लोज्ड रिजिड कंटेनर इज अलाउड टू डिकम्पोज पार्शियली अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, आइडियल गैस से रिलेटेड है। अब ए गैस जब बी गैस और सी गैस में डिसोशिएट हो रहा है और पार्शियली डिसोशिएट हो रहा है, इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट और सी भी प्रेजेंट है, गैसियस मिक्सचर अपने पास है। अब क्या दे रखा है, द गैसियस मिक्सचर फॉर्म्ड इफ्यूजेस 1.5 टाइम्स फास्टर देन अ गैस हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 105 अंडर सिमिलर कंडीशन। तो ये जो भी अपने पास ए बी और सी का जो मिक्सचर है ये 1.5 टाइम्स डिफ्यूज होता है, 1.5 टाइम्स फास्टर डिफ्यूज होता है इन कंपैरिजन टू अ गैस व्हिच हैज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 105 एट सिमिलर कंडीशन। मतलब कि प्रेशर, टेम्परेचर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये आपको सिमिलर दे रखा है। इसके बाद और क्या दे रखा है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इन द गैसियस मिक्सचर। ए बी सी का आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 140, 64 एंड 4, और जो भी आपका पास आंसर आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सी इन द गैसियस मिक्सचर, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। तो ईजी सा क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन एक इंडिविजुअल गैस का आपको निकालना है और गैसियस मिक्सचर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आप पता लगा सकते हो। मिक्सचर है तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास ही आएगा। कहाँ से पता लगा सकते हैं, जो भी डिफ्यूजन की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। ए से क्या बनता है बेटा 2b + 3c, ऐसा ही कुछ है, सब गैस है। तो लेट अस से कि इसका 1 मोल अज्यूम कर लेता हूँ टाइम t = 0 पे, टाइम t = t पे। थोड़ा पार्शियली डिसोशिएट होगा तो 1 में से x अगर डिसोशिएट होगा तो ये 2x बन जाएगा, ये 3x बन जाएगा। तो A के जो मोल हैं या B के जो मोल है और C के जो मोल है ये आपको पता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। मोल अगर आपको पता है तो ये जो अपने पास गैसियस मिक्सचर है इंडिविजुअली A B C इन तीनों के मोल आपको पता है, तो जो भी गैसियस मिक्सचर आपके पास बन रहा है उसका क्या पता कर सकते हैं, एम एवरेज, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो इस गैसियस मिक्सचर का तो अपने पास क्या हो गया, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। कोई एक अपने पास गैस दे रखी है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 105, और इन दोनों का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है एक दूसरे के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स फास्टर हो सकता है या स्लोअर हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप बात किसकी कर रहे हो। तो जो भी अपने पास गैसियस मिक्सचर है इसका डिफ्यूजन 1.5 टाइम्स फास्टर है। तो बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P × A डिवाइडेड बाई T m, अंडर रूट में होता है PAT आपको सेम दे रखा है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m। रेट ऑफ डिफ्यूजन अपने पास इस गैसियस मिक्सचर का लेट अस से कि 105 मॉलिक्यूलर मास की जो गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन अज्यूम कर लेता हूँ ROD। तो कितना हो जाएगा 105 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, अंडर रूट में है। तो इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन से 1.5 टाइम्स आएगा, डिवाइड कर दो, और यहाँ पे अपने पास गैसियस मिक्सचर है तो उसका एम एवरेज निकल के आएगा। कितना हो जाएगा 1.5, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वल टू में चेंज हो गया। यहाँ बेसिकली कैलकुलेशन है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है लेकिन आंसर इजीली आ जाएगा। 1.5 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 105, ऊपर चला गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया, स्क्वायर कर देंगे 2.25 इज इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट अपने पास कितना आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 2.25, ये कुछ 140/3 आता है, 140/3 आता है। इसी तरीके से आपको लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपने पास गैसियस मिक्सचर का है, और गैसियस मिक्सचर के जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर मास है वो आपको पता है कितना है, 140 है, 64 है और 4 है। इंडिविजुअल गैसेस के मॉलिक्यूलर मास पता है, इंडिविजुअल गैसेस के जो मोल प्रेजेंट है ना इस मिक्सचर में 1 - x, 2x और 3x ये आपको पता है। तो गैसेस के अगर मोल आपको पता है तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 × n1, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस 1 प्लस m2 × n2 प्लस m3 × n3 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल। ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला आप लगाओगे और यहाँ से जो भी एवरेज मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आना चाहिए 140/3। एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा, एक वेरिएबल है x, x का आंसर अपने पास आएगा 1.5, सॉरी x का आंसर आएगा 0.5। तो x अपने पास क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ A डिसोशिएटेड, तो 0.5 मोल डिसोशिएट होंगे तो ये कितना बचेगा अपने पास 0.5, ये कितना बन जाएगा 1.0, ये कितना बन जाएगा 1.5। ये अपने पास आफ्टर सम टाइम हर किसी के मोल आपको दे रखे हैं।
अब आपसे क्या पूछा है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सी। तो सी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, मोल ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल मोल कितना हो गया 3। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कितना आ जाएगा, हाफ। अगेन 0.5 आ जाएगा, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 5। मोल कंसेप्ट में जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला आपने सीखा है उसका भी एप्लीकेशन है, और आइडियल गैस में आपने क्या सीखा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का क्या फॉर्मूला होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन कौन सा पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, तो उसका भी एप्लीकेशन था। दोनों को अप्लाई करके आपने आंसर निकाल लिया कि ये जो अपने पास पार्शियली डिसोशिएट होने के बाद जो गैसियस मिक्सचर है, इसमें सी का जो मोल फ्रैक्शन है ये कितना आएगा 0.5। तो आंसर आपको कितना देना पड़ेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास क्या है, हाँ ये आपके पास केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, और रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आपको आर्हेनियस इक्वेशन से भी पता है, तो जो भी आंसर निकलवाने वाला है बहुत इजीली आएगा। रेट कांस्टेंट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ COCl2 फॉस्जीन गैस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। COCl2 गैस को डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, CO गैस प्लस Cl2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस क्लोरीन गैस। एंथैल्पी चेंज इस पर्टिकुलर रिएक्शन का दे रखा है 19 किलो कैलोरी पर मोल, and rate constant expression is expressed as ln(k) that is equal to 15 minus 5000 divided by T. Calculate activation energy for the given reaction at same temperature in kilocalorie per mole. एक्सप्रेशन क्या दे रखा है और एक्टिवेशन एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, तो मुश्किल से 30 सेकंड में यह सवाल हो जाएगा। ln(k) that is equal to 15 minus 5000 divided by T। अब आगे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन अपने पास क्या होता है, ln(k) दैट इज इक्वल टू ln A माइनस EA बाई RT। वैसे एक्सप्रेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू A इंटू ई रेस टू पावर माइनस EA बाई RT। ln आपने ले लिया तो यही एक्सप्रेशन बनेगा, बस आप इसको क्या करो, कंपेयर कर लो। तो कंपेयर करेंगे तो माइनस माइनस ठीक है, 5000 दैट इज इक्वल टू व्हाट, EA बाई R कितना होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो 2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 10,000 कैलोरी। किलो कैलोरी पर मोल में आपको आंसर देना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 10। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड है। कैलकुलेट डेल्टा जी इन बार लीटर when a definite mass of monoatomic ideal gas at 1 bar and 27 degrees centigrade is expanded adiabatically against vacuum। अगेंस्ट वैक्यूम इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है आपको कितना दे रखा है 0। एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रहे हैं अगेंस्ट वैक्यूम फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर। ln2 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.7। तो ठीक है, ये जो भी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करके दे रखी है, इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आइडियल गैस को आप एक्सपैंड कर रहे हो, तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला बता देता हूं मैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जो फॉर्मूला है, जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी को आप किस तरीके से इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, G इज इक्वल टू H माइनस TS। कंप्लीटली आप जब इसको सॉल्व करते हो तो DG इज इक्वल टू कितना आता है VdP माइनस SdT। आइडियल गैस को आप एक्सपैंड करो या कंप्रेस करो, और किसी भी तरीके से करो, रिवर्सिबल तरीके से ही करना है। और क्या बोलते हैं कि आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, आइसोकोरिक हो या आइसोबारिक, कैसी भी प्रोसेस हो, आप ये फॉर्मूला लगा के और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, ध्यान से देखना। 1 बार 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और वॉल्यूम है 10 लीटर। यहाँ से कहाँ ले जाना है आपको, 20 लीटर तक ले जाना है। इधर क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है वो आपको नहीं दे रखा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन करना अगेंस्ट वैक्यूम और एडियाबैटिक। तो प्रेशर वेरिएबल टर्म है, टेम्परेचर वेरिएबल टर्म है। पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही, इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहा है। एक अगर चेंज हो रहा है तो एक टर्म यहाँ से 0 हो जाएगी, जल्दी आंसर आ जाएगा। दोनों वेरिएबल है तो फिर दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एडियाबैटिक है बेटा, तो du इज इक्वल टू कितना होता है dq प्लस w। एडियाबैटिक में dq कितना होता है 0, p एक्सटर्नल 0 है, किसी प्रेशर के अगेंस्ट आपको वर्क करना ही नहीं है। प्रेशर एक्सटर्नल 0 दे रखा है, वर्क डन कितना होगा 0। तो du इज इक्वल टू 0 ncv dt 0, तो डेल्टा टी 0 आ जाएगा, तो T2 इक्वल टू T1 आ जाएगा अपने पास, मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा। ये अगर एक्सटर्नल प्रेशर आपने कितना रखा है वैक्यूम,
मतलब कि 0 रखा है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। अब आगे बताओ, तो dt की टर्म तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0, तो ये फार्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, केवल एक ही टर्म हो जाएगी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के फार्मूले में, और वो टर्म अपने पास क्या आ जाएगी VdP, dg इज इक्वल टू VdP। इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा जी, ये कितना हो जाएगा, आइडियल गैस है ना अपने पास, तो V इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो nRT बाई P लिख सकते हो। वॉल्यूम तो अपने पास वेरिएबल है, तो वॉल्यूम को इंटीग्रेशन से बाहर तो नहीं ला सकते, nRT बाई P dP। एन आर और टी नंबर ऑफ मोल आर और टेम्परेचर, ये तो सब कांस्टेंट है, 1/p dP। तो ये कितना हो जाएगा बेटा ln p में P1 से लेके P2 तक, तो ln P2 बाई P1 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाइड बाई nRT दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी। अब आप खुद देखो बेटा कि एक सिचुएशन है आपके पास, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर की वैल्यू पुट करनी है, तो नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट दे रखे हैं, सारा कुछ दे रखा है यहाँ पे। PV इक्वल टू nRT लगा के आप चाहो तो nRT की वैल्यू को सीधा PV के इक्वल पुट कर सकते हो, और PV के इक्वल पुट करेंगे तो प्रेशर अपने पास कितना 1 बार है, वॉल्यूम अपने पास कितना है 10 लीटर है, और ln P2 बाई P1 को क्या बोल कर सकते हैं, V1 बाई V2 भी आप पुट कर सकते हो। टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 वैलिड होता है। वॉल्यूम V1 अपने पास कितना है 10 लीटर है, वॉल्यूम V2 कितना है 20 लीटर है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा, माइनस अभी आएगा अपने आप ही, 10 बार लीटर। पहले तो आप ये देखो ln 1/2 हो जाएगा, ln 1/2 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर -1, तो -1 आगे आ गया। ln 2 को क्या लिखना है 0.7, तो 0.7 इंटू 10 कितना हो जाएगा 7 बार लीटर, माइनस में आएगा, केवल मैग्नीट्यूड आपको आंसर करना है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में या इस पर्टिकुलर थर्मोडाइनेमिक प्रोसेस में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 बार लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन ये तो बहुत सिंपल ही था, केवल आपको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना था कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, एक्सटर्नल प्रेशर अगर 0 है तो इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब आइसोथर्मल टाइप प्रोसेस होगा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगी, केवल इसी टर्म से आपको गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक लिस्ट आपको दे रखी है, लिस्ट में अपने पास लेफ्ट साइड में क्या दे रखा है, एसिडिक प्रोटॉन्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि अल्काइन दे रखा है, फिनॉल दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, और डाइनाइट्रोफिनॉल दे रखा है। और राइट साइड में क्या दे रखा है कि इनमें से मोस्ट एसिडिक कंपाउंड कौन सा है, सॉल्युबल कौन हो सकता है NaOH में। NaOH में अगर सॉल्युबल होना है, NaOH क्या होता है बेस, बेस किसके साथ रिएक्ट कर सकता है एसिडिक साथ, इसका मतलब NaOH कौन सा एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर सकता है। सिमिलरली सोडियम मेटल के साथ कौन रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस दे सकता है, मतलब एसिड बेस रिएक्शंस की ही बात है। सोडियम मेटल के साथ कौन रिएक्ट कर सकता है, और क्या दे रखा है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन रिएक्ट कर सकता है। तो ये सारे वैसे तो आपको पता ही है, इसमें बहुत ज़्यादा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। कंपाउंड आपको ये दे रखे हैं, यहाँ पे जो ऑप्शंस इन्होंने बना के दे रखे हैं ना, उन ऑप्शंस को मैं चेक कर लेता हूँ कि वो सही है या गलत है। इधर का लिस्ट लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। पहला ऑप्शन अपने पास क्या है, या सीधा हम आंसर ही चेक कर लेते हैं। इसका आंसर होगा अपने पास ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को मैच कर रखा है, UQRP। अब आप इसमें क्या पूछा है कि इनकरेक्ट आपसे पूछा है, तो डायरेक्ट ही आंसर आएगा बेटा। पहला ये जो ऑप्शन है इसी को देख के आंसर आएगा। बाकी के ऑप्शन में आपके पास फर्स्ट के लिए क्या मैच कर रखा है, P और P मैच कर रखा है, और यही जो सेकंड ऑप्शन है इसमें फर्स्ट के लिए क्या मैच कर रखा है, U। तो यही गलत होगा, क्योंकि 3 तो गलत हो नहीं सकते, 3 तो सही होंगे, एक ही गलत हो सकता है, सिंगल ऑप्शन ये करेक्ट है अपने पास। अब फर्स्ट U कैसे नहीं हो सकता, तो फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है U क्या है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ड्यू टू रेजोनेंस। तो बेटा इसमें डी लोकलाइजेशन कहाँ है, रेजोनेंस ही नहीं है, वैसे ही गलत हो गया। कुछ ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है ऑप्शंस को अगर आप देखो तो। इसके बाद क्या है, सेकंड को Q से मैच कर रखा। Q अपने पास क्या है कि NaHCO3 के साथ CO2 का एफरवेसेंस देता है, इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पॉजिटिव रिएक्शन है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पॉजिटिव रिएक्शन किसका होता है,
कोई भी एसिड जो या तो COOH के इक्वल एसिडिक हो या COOH से ज़्यादा एसिडिक हो, फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट का टेस्ट नहीं देता है। आगे क्या है, थर्ड में R है, थर्ड अपने पास R क्या है, सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। तो ये अपने पास एक्वस NaOH में सॉल्युबल तो होगा ही सही, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो एसिडिक प्रोटॉन है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है और NaOH के साथ तो ये रिएक्शन करता ही है। तो ये अगर सही भी आएंगे तब भी अपने पास कुछ चीज़ें गलत आ चुकी है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना आंसर है। फोर्थ में क्या दे रखा है, P अपने पास क्या है, H2 गैस विथ सोडियम मेटल। अगर इस कंपाउंड के सॉल्यूशन में आपने सोडियम मेटल को इंसर्ट किया तो सोडियम मेटल एक बहुत ही अच्छा बेस है, जितना भी एसिडिक प्रोटॉन की लिस्ट मैंने आपको बता रखी है वो सारे एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर देता है सोडियम मेटल, और एसिडिक प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। उसमें से एक एसिडिक प्रोटॉन अपने पास क्या होता है, हाइड्रोजन कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एसिडिक है और सोडियम मेटल के साथ अगर ये रिएक्शन करेगा तो बहुत वायलेंटली रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये तो आपको सही ऑप्शन मैच करके दे रखे हैं, लेकिन ये सही ऑप्शन मैच करके नहीं दे रखे थे, और ऐसी गलती आपको कहाँ पे पकड़ में आई, ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें आपको क्या चेक करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन चेक करना है, और काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, एग्जैक्टली यही अपने पास लिस्ट दे रखी है। सेकंड यहाँ पे जो ऑप्शन है वो एग्जैक्टली करेक्ट है और बाकी सब इनकरेक्ट है। अब सेकंड में देख लेते हैं, PRQU चेक कर लेते हैं कि सही नहीं दे रखा है क्या। P में क्या है, हाइड्रोजन गैस विद सोडियम मेटल। तो यहाँ पे ये टर्मिनल अल्काइन में ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है जो कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है। तो सोडियम मेटल के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। पहला तो आपको सही दे रखा है। सेकंड R में क्या है, सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, तो एसिडिक प्रोटॉन है, फिनॉल NaOH के साथ रिएक्शन करता है, सही है। फिर इसके बाद क्या दे रखा है, Q अपने पास क्या है, Na2CO3 वाला, और U अपने पास क्या है, डीलोकेलाइजेशन। तो सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल रेजोनेंस हो रहा है, तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही सही, ये भी सही है। बेंजोइक एसिड के लिए क्या दे रखा है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, और जब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व होगा। तो सबको पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन सा एसिड पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, जिसमें या तो COOH ग्रुप अटैच्ड हो, या COOH के इक्वली एसिडिक हो, या COOH से ज़्यादा एसिडिक हो। तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो अपने पास है बेंजोइक एसिड, इसमें COOH प्रेजेंट है। बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पॉजिटिवली रिएक्ट करता है, तो CO2 गैस यहाँ से इवॉल्व होगा। तो सेकंड ऑप्शन में इन कंपाउंड को राइट साइड में जिससे भी मैच कर रखा है वो सारे के सारे सही मैच कर रखे हैं, एक यही करेक्ट है, बाकी के 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है यहाँ पे। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लिस्ट आपको दे रखी है, चेक आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन कंसेप्ट बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट अगेन एक लिस्ट आपको दे रखी है, लिस्ट में कुछ गैशियस रिएक्शन आपको दे रखी है। गैशियस रिएक्शन में जो गैशियस कंपोनेंट है ये डिसोशिएट हो रहा है, और इसका डिसोशिएशन आपको 100% कंसिडर करना है। डिसोशिएट होने के बाद आपको ये पता करना है कि जब ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया गैस, तो यहाँ पे वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हुआ, और डिसोशिएशन के बाद जो मोलर मास है, डिसोशिएशन के बाद नंबर ऑफ गैसेस ज़्यादा हो गई है ना, तो मोलर मास भी कैसा होगा, एवरेज मोलर मास। मोलर मास इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, या वेपर डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रखी है या नहीं। तो दोनों ही यहाँ पे एक लिस्ट के लिए 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, दोनों ही क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। लिस्ट में मैं आपको बता देता हूँ, NH3 गैस से क्या बना दिया, हाफ N2 गैस और प्लस 3/2 H2 गैस, सब गैस ही है बेटा। ये डिसोशिएशन आपको करना है 100%। SO3 गैस को डिसोशिएट किया तो क्या बन गया, SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस। सिमिलरली PCl5 को डिसोशिएट करते हैं तो आप सबको पता है कि PCl3 बनता है प्लस Cl2 बनता है, सब यहाँ पे दे भी रखा है। HCl गैस को डिसोशिएट किया तो हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस। X की वैल्यू आपको दे रखी है 33.33%, 25%, 100%, 50%, M1 इज ग्रेटर देन M2 और D1 इक्वल टू D2। M1 M2 क्या है, सबसे पहले मैं M1 M2 के बारे में बता देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। M1 अपने पास क्या है, एक
थ्योरेटिकल मोलर मास है। थ्योरेटिकल मोलर मास का मतलब क्या हो गया कि जब ये गैसेस है ना डिसोशिएट नहीं हुआ, जब कंटेनर में केवल आपके पास क्या प्रेजेंट है, जब कंटेनर में या तो क्या प्रेजेंट है, NH3 प्रेजेंट है, या SO3 प्रेजेंट है, या फिर PCl5 प्रेजेंट है, या फिर और क्या प्रेजेंट है, HCl गैस। तो इनिशियली तो ये गैसेस प्रेजेंट है और इनका जो भी थ्योरेटिकल मोलर मास उसको क्या बोलेंगे, M1। अब उसके बाद इनका डिसोशिएशन स्टार्ट होता है और डिसोशिएशन भी आपको कैसा करना है, कंप्लीट 100%। जब ये डिसोशिएट होगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस बन गया, PCl3Cl2 बन गया, SO2O2 बन गया, हाइड्रोजन Cl2 बन गया। तो अब यहाँ पे गैशियस का मिक्सचर हो गया और इस गैशियस मिक्सचर का आपको क्या बताना, एवरेज मॉलिक्यूलर मास विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो थ्योरेटिकल मोलर मास की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। इससे जो भी ऑप्शन मैच करेगा उसे आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो भी अपने पास थ्योरेटिकल मोलर मास है वो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास के बराबर आएगा, तभी तो इनकी वेपर डेंसिटी इक्वल आएगी, क्योंकि वेपर डेंसिटी कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास बाई 2। मॉलिक्यूलर मास इक्वल होगा तो वेपर डेंसिटी यहाँ पे इक्वल होगी। और ये जो x परसेंटेज में आपको दे रखा है ये क्या है, x परसेंटेज दैट इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। तो PV इक्वल टू क्या होता है बेटा, nRT होता है। प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। वॉल्यूम में जितना इंक्रीमेंट हो रहा है आप कहाँ से आइडेंटिफाई करोगे कि नंबर ऑफ मोल में अगर इंक्रीमेंट आपने आइडेंटिफाई कर लिया दैट विल बी इक्वल टू इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम। तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल में कितना इंक्रीमेंट हुआ केवल आपको ये देखना है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, करेक्ट मैच इज 1 2 1 2 आपको दे रखा है RQPT, 1 2 1 2 RQP और T। पहले और दूसरे के बारे में चेक करना है। तो बताओ बेटा इसमें एक मोल से कितना मोल आपको मिल गया, ये तो खत्म हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, 2 मोल। अगर पहले एक मोल था तो डिसोसिएशन के बाद 2 मोल हो गया। इसका मतलब मोल्स में इंक्रीमेंट कितना हो गया, जस्ट 100%। मोल्स डबल हो गए, 100% इंक्रीमेंट हो गया। तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए, 100%। ये कितना है, PQRSTU। तो पहले के लिए आपको R दे रखा है, मतलब ये तो करेक्ट है बेटा। और आपको कौन सा मैच देखना है, करेक्ट मैच ही देखना है। ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, अभी इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, थर्ड S, फोर्थ को T दे रखा है, थर्ड को वापस से Q भी दे रखा है, और एक और ऑप्शन अपने पास क्या है, फोर्थ को U भी दे रखा है। मतलब थर्ड और फोर्थ के बारे में आपसे पूछा है और सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा है। चेक कर लेते हैं। Q और S, PCl5 से आपके पास एक मोल से कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। देखो ये डिसोशिएट होने के बाद खत्म हो गया, ये 1 मोल और 1 मोल बन गया। तो 1 मोल से आपको कितना मोल मिल रहा है, 2 मोल। तो नंबर ऑफ मोल बेसिकली 100% इंक्रीज हो गए। तो वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट आएगा, 100%। Q और S दोनों ही गलत है बेटा। वॉल्यूम में इंक्रीमेंट इन्होंने कितना बता रखा है, 25% और 50%, जबकि आंसर अपने पास क्या होना चाहिए था, 100%। अगला T और U, HCl से आपको क्या बना दिया, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। 1 मोल था बेटा और वापस से कितना बन गया बेटा, 1 मोल ही बन गया। पहले इनिशियली 1 मोल था, डिसोसिएशन के बाद भी 1 मोल है, मतलब वॉल्यूम में यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो PQRS तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए, T और U आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लेता हूं मैं। T और U, यहाँ पे अपने पास इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 36.5। जब ये डिसोशिएट हो गया तो हाइड्रोजन गैस आ गई, क्लोरीन गैस आ गई, दोनों के मोल इक्वल है बेटा, इक्वल मोल है। M1 इंटू N1 प्लस M2 इंटू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, यही होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला। यहाँ से भी अपने पास जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ये कितना आएगा, 36.5 ही आएगा। इसका मतलब ये T वाला नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास इनिशियली भी 36.5 ही था, डिसोसिएशन के बाद एवरेज मॉलिक्यूलर मास उसको बोलना पड़ेगा, वो भी 36.5 ही आ रहा है। तो M1 M2 की वैल्यू इक्वल आएगी, तो D1 D2 का वैल्यू भी इक्वल आएगा। तो ये जो मैच आपने कर रखा है ना 4 को U से, ये करेक्ट है और ये ऑप्शन नंबर 4 है। अब इसी का आप और आंसर देखो, ये सब हटा देता हूँ वापस से। सेकंड क्वेश्चन में 1-2 रिएक्शन के बारे में कुछ मैच करके दे रखा है। 1-2 के बारे में जो मैच करके दे रखा है
उसमें भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। 1 को R से मैच किया है और 1 को P से भी मैच किया है, 2 को Q और T से मैच किया है। चेक करते हैं। 1 R से मैच किया है, सारा ही लिखना पड़ेगा, P Q R S T U, P Q R S T U। X परसेंटेज में दे रखा 33.33%, 25%, 100%, 50%, M1 ग्रेटर देन M2 और D1 इक्वल टू D2। फर्स्ट को मैच किया है R और P से। तो फर्स्ट में अपने पास इनिशियली 1 मोल थे, डिसोशिएट होने के बाद 2 मोल हो गए। मोल्स में इंक्रीमेंट हुआ 100% का, तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा 100% का। तो 100% का इंक्रीमेंट है, ये R वाला करेक्ट है, और P 33% का इंक्रीमेंट है, ये P वाला इनकरेक्ट है। अब सेकंड पे आते हैं। ये सेकंड अपने पास है, SO2 से डिसोशिएट हो गया SO2 प्लस हाफ O2। 1 मोल था बेटा पहले, और अब कितना हो गया 1 प्लस हाफ, दैट मीन्स 1.5 हो गया। तो 0.5 मोल का इंक्रीमेंट हुआ है। 0.5 विद रेस्पेक्ट टू 1, क्योंकि पहले तो 1 ही था। 0.5 विद रेस्पेक्ट टू 1 कितना होता है 50%। 50% नंबर ऑफ मोल यहाँ पे बढ़े तो 50% वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो 50% वॉल्यूम इंक्रीज है एस में, ये आपको दे ही नहीं रखा। क्यू और टी आपको दे रखा है, तो क्यू तो हो गया बेटा गलत, 25% का इंक्रीमेंट नहीं है, 50% का इंक्रीमेंट है। और टी M1 ग्रेटर देन M2, ये चेक कर लेते हैं बेटा। अब ये चेक करने का क्या है, इसमें तो साफ ही दिख रहा है बेटा कि पहला SO3 था और डिसोसिएशन के बाद ये हो गया मिक्सचर। SO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 80। यहाँ पे ये जो मिक्सचर है, मिक्सचर में SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 64, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32। अब इनका मोलर रेशियो चाहे कुछ भी हो, लेकिन एवरेज मॉलिक्यूलर मास तो इसके बीच में ही आएगा ना, और बीच में आएगा मतलब 80 से तो हमेशा कम आएगा। तो जो अपने पास थ्योरेटिकल मोलर मास है M1, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास है इसकी वैल्यू क्या है, कम है। तो ये T से भी मैच करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, R और T वाले। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है अपने पास 1 और 4 आंसर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। गैसियस जो भी अपने पास कंपोनेंट थे, इनका डिसोसिएशन करना था, डिसोसिएशन कंप्लीट था। तो डिसोसिएशन होने के बाद कितने नंबर ऑफ मोल बने हैं, इनिशियली अपने पास कितने मोल थे, मोल्स में जो भी इंक्रीमेंट हुआ उसको आपने परसेंटेज में आइडेंटिफाई कर लिया। जितना मोल्स में इंक्रीमेंट होगा उतना ही वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा। डिसोसिएशन होने के बाद छोटे छोटे कंपोनेंट बन जाते हैं। फिर आपको ये भी चेक करना है कि इस डिसोसिएशन से पहले जो गैस था, जो सिंगल गैस का मॉलिक्यूल था, उसका थ्योरेटिकल मोलर मास क्या है, और डिसोसिएशन के बाद ये जो मिक्सचर बना है, मिक्सचर के लिए तो एवरेज ही निकाल सकते हैं, और इस एवरेज मॉलिक्यूलर मास को आप क्या बोलोगे, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो इतना भी आपको आइडेंटिफाई करना था कि थ्योरेटिकल मोलर मास ज़्यादा है या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन मीसोफॉर्म, और टोटल 4 कंपाउंड दे रखे हैं। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मीसोफॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो मीसोफॉर्म बेसिकली क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन होने चाहिए, और POS या COS के प्रेजेंट होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। यूजुअली क्या होता है बेटा कि जहाँ कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं ना, उसके ऑप्टिकली एक्टिव होने की पॉसिबिलिटी होती है, वहाँ पर POS और COS नहीं होता है। लेकिन मीसो कंपाउंड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, उसके बावजूद भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ POS और COS। तो चेक करना है कि कितने अपने पास यहाँ पे मीसो हो सकते हैं। पहला कंपाउंड है, इजीली चेक हो जाएगा बेटा, तो इसको थोड़ा रोटेट कर दो आप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन अलाउड होता है। ये डॉट वाला जो फ्रंट कार्बन है और सर्किल वाला जो बैक कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है। फ्री रोटेशन करने के बाद आप इसको एक्लिप्स फॉर्म में ले आओ, और एक्लिप्स फॉर्म में जब आ जाएगा उसके बाद आप POS चेक कर लेना। OH इधर आ जाएगा, H थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ POS प्रेजेंट है या नहीं है, बिल्कुल POS प्रेजेंट है। यहाँ से बेसिकली बीच में से आपको इस तरीके से कट करना पड़ेगा। तो ये फ्रंट वाला जो कार्बन है और जो बैक वाला कार्बन है एक्जैक्टली 2 इक्वल हाफ में मिल जाएगा। आप चाहो तो इसका फिशर प्रोजेक्शन में बना लो, तो फिशर प्रोजेक्शन में भी आपको इसका POS नजर आ जाएगा। तो 2 कायरल कार्बन है लेकिन POS प्रेजेंट, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो ये फॉर्म तो मीसो है। बी पे आओ। बी में आपको क्या दे रखा है ये, अब ये फॉर्म मीसो नहीं हो सकता। कईयों को लगता है कि सर ये मीसो है, POS प्रेजेंट है,
लेकिन ये मीजो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कभी बन ही नहीं सकता था। क्यों नहीं बन सकता था? क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन है ही नहीं। ये हमेशा जितने भी फॉर्म्स में प्रेजेंट है ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही है, कभी ये ऑप्टिकली एक्टिव बन ही नहीं सकता था। तो कायरल कार्बन नहीं है, कभी ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म बन ही नहीं सकता था। तो इसका जो भी फॉर्म अभी बना है ना, उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म मतलब कि मीजो नहीं बोलेंगे। ऑप्टिकली इनएक्टिव है लेकिन मीजो नहीं बोलोगे, ये मीजो नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आप देखो। ऑप्शन सी में आपको ये दे रखा है कायरल कार्बन प्रेजेंट है, पीओएस है। अब इसमें क्या, ये पीओएस है, कायरल कार्बन है ही सही, तो ये भी मीजो फॉर्म है। और डी आप देखो, BrClCH3 ClBrCH3। तो कई लोग बोलेंगे सर कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव को मीजो नहीं बोल सकते। लेकिन इतना जल्दी नहीं, पहले आप इस फिशर प्रोजेक्शन में इक्लिप्स फॉर्म तो बनाओ। इक्लिप्स फॉर्म मतलब क्या होता है कि जितने भी अपने पास प्रिंसिपल कार्बन चेन के जो कार्बन आइटम्स हैं उनको वर्टिकल लाइन में प्लेस करो। ट्रू फिशर बनाओगे तभी अच्छे से देख पाओगे। तो एक वैलेंसी को आपने फिक्स किया, अगस्त 3 वैलेंसी को आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो। ऐसा करने से गिवन कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये रूल मैंने अप्लाई करके इसको थोड़ा मैं सही तरीके से देखना चाहता हूँ। ये ऊपर वाली वैलेंसी फिक्स कर दी, इसको मैंने कैसे रोटेट किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ मैं नहीं देख पा रहा था तो मैंने थोड़ा सा अच्छा फॉर्म बना के अब यहाँ चेक कर लेता हूँ। तो Br इधर आ जाएगा बेटा, Cl इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा। यहाँ देखने के लिए अपने पास बेसिकली सही फॉर्म नहीं था, तो आपने इसको सही थोड़े से फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लिया। अब यहाँ से देखोगे तो आपको लग ही रहा है कि POS प्रेजेंट है, 2 कायरल कार्बन है, POS प्रेजेंट है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सी फॉर्म बनती है बेटा? मीजो। तो आंसर कौन सा हो गया? 1, 3, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई कंपाउंड्स विच कंटेन्स अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। टोटल 4 स्ट्रक्चर आपको दे रखी है, इतना आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सारी स्ट्रक्चर आपको बना के दे रखी है। एक बार ये सारी स्ट्रक्चर्स मैं बना देता हूँ, बाकी बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जिसको पास करने से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली इक्वल हाफ में। तो ऐसा पर्टिकुलर प्लेन अगर हम पास कर सकते हैं, इसका मतलब वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ये आपसे पूछा है। तो ये टार्टरिक एसिड का एग्जांपल आपको दे रखा है। टार्टरिक एसिड में दोनों OH अगर ऑपोजिट साइड है तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, ये आपको ऑलरेडी पता भी है, क्योंकि जो मीजो फॉर्म है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म है टार्टरिक एसिड का, वो ऐसा बनता है और यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। तो जब आपको इसके बारे में पता है, इसको क्या बोलते हैं? मीजो टार्टरिक एसिड या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड। यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट होता है, यहाँ अगर पीओएस प्रेजेंट है तो यहाँ कैसे हो सकता है? ये ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है, पीओएस आपको वैसा भी नहीं दिख रहा है। OH के नीचे कौन आ रहा है? H, या OH के ऊपर कौन आ रहा है? H। 2 इक्वल हाफ में ये डिवाइड नहीं हुआ है। यहाँ पर ऊपर Cl है, यहाँ पर नीचे Cl है। अब कई लोगों को लगेगा कि सर ऐसा अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कैसे? सर यहाँ ऊपर Cl है, यहाँ पर ऊपर H है, तो 2 इक्वल हाफ आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको लगेगा कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये वाला जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देख रहे हो ये नहीं है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बेटा। इवन नंबर ऑफ कार्बन का जो साइकिल होगा उसमें डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा ही प्रेजेंट होगा। ऐसे काटो तो हाफ क्लोरीन एटम ऊपर की तरफ थोड़ा लेफ्ट साइड में जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा। नीचे अपने पास हाइड्रोजन है, हाफ हाइड्रोजन एटम इधर जाएगा, हाफ हाइड्रोजन एटम इधर जाएगा। तो चाहे डायगोनल कार्बन एटम पे आप सारे ग्रुप डिफरेंट क्यों नहीं अटैच कर दो, लेकिन फिर भी यहाँ पे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ये सारे ग्रुप इक्वली लेफ्ट में चले जाएंगे और सारे ग्रुप इक्वली राइट में चले जाएंगे। बीच में से अगर कट करेंगे तो डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेकंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, फर्स्ट में प्रेजेंट नहीं था। थर्ड आप देखो, अब थर्ड में भी आपको कंपाउंड कुछ ऐसा ही बना के दे रखा है जिससे कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, लेकिन कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। एग्जैक्ट अगर आपको डेफिनेशन पता है प्लेन ऑफ सिमेट्री का कि एक ऐसा प्लेन जिसके अबाउट मॉलिक्यूल एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, ये अगर आपको पता है तो पीओएस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब क्या लग रहा है कि सर ऐसा करते हैं कि डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कट कर देते हैं,
क्लोरीन यहाँ पे नीचे, आधा नीचे इधर चला जाएगा, आधा उधर चला जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर है, आधा हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, आधा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। सिमिलरली डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ अभी भी प्रेजेंट नहीं है। क्यों? जब आप कट करोगे तो एग्जैक्ट इक्वल हाफ मिलना चाहिए। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कार्बन। पीओएस प्रेजेंट नहीं है। डी ऑप्शन में आपके पास क्या है, साइक्लोपेंटेन है, और इसमें 2 क्लोरीन एटम वेज पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कोई डायगोनल तो होता नहीं है जहाँ पे ऑड नंबर ऑफ साइकिल प्रेजेंट होता है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम जहाँ साइकिल में प्रेजेंट होते हैं वहाँ डायगोनल तो होता नहीं है। तो कोई डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने की कोशिश तो आपकी होनी नहीं चाहिए। हमेशा जहाँ से भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना है उसमें ये जो साइड्स हैं, ये साइड्स के मिडिल में से ही जाएगा बेटा ये। अब देखो Cl इधर है, Cl इधर है, आप यहाँ से कट करो, एग्जैक्ट आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रहा है। तो यहाँ पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सेकंड और 4 में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो सेकंड और 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन GOC 1 से रिलेटेड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, और इस क्वेश्चन को क्या ही बताएं आपको, लेकिन फिर भी एक बार फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड। क्या पूछा है कि कुछ 4 ऑप्शन में अलग अलग ग्रुप्स आपको दे रखे हैं, और ग्रुप्स में +I, +M, -M और -I का ऑर्डर दे रखा है। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑर्डर सही दे रखा है, कौन सा ऑर्डर गलत दे रखा है। तो फर्स्ट आपको दे रखा है +M का ऑर्डर। +M मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। +M कब लग सकता है? जब ग्रुप में डायरेक्टली अटैच्ड एटम पे लॉन पेयर प्रेजेंट हो या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, क्योंकि लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज ही पाई बॉन्ड की तरफ डीलोकलाइज होता है। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, +M इफेक्ट। पहला आपको क्या दे रखा है कि +M इफेक्ट का सही ऑर्डर है या नहीं है। इजी सा आंसर है बेटा, ये सब आपको पता है। लॉन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ जाएगा, मतलब इसका +M लग रहा है। नाइट्रोजन का लॉन पेयर ही सबसे इजीली डोनेट हो पाता है, इसका मतलब NH2 का जो +M है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के लॉन पेयर का +M, लेकिन ये जो नाइट्रोजन का लॉन पेयर है इंटरनली C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में BC है, और इधर क्वालिटी रेजोनेंस होगा, क्योंकि जब ये लॉन पेयर रेजोनेंस करेगा तो कहाँ जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे जाएगा। इंटरनली रेजोनेंस में अगर BC है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ कम जाएगा, मतलब इसका +M रिड्यूस हो जाएगा। इंटरनली और ज्यादा रेजोनेंस में BC है बेटा, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ और कम जाएगा, इसका +M और रिड्यूस हो जाएगा। तो +M का जो ये एग्जैक्ट ऑर्डर आपको दे रखा है ना, ये करेक्ट दे रखा है। ऑप्शन सेकंड पे आ जाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -I का ऑर्डर है। -I का ऑर्डर एग्जैक्ट सही है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो कार्बन फ्लोरीन का जब बॉन्ड होगा तो फ्लोरीन का जो -I है वो सबसे ज्यादा लगेगा। अगला कौन है, -M का ऑर्डर दे रखा है, और इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ग्रुप अटैच कर रखे हैं। एक बार कीटोन है, एक बार एस्टर है, एक बार अमाइड है और एल्डिहाइड है। C डबल बॉन्ड O, तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ डीलोकलाइज होते हैं, तो ऐसा जो ग्रुप होता है ये क्या लगाता है, -M। सबसे ज्यादा -M इसका है, फिर कीटोन का है, फिर एस्टर का है, और फिर अमाइड का है। बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पे आप देखो कि इस तरीके से कॉन्जुगेटेड सिस्टम के जो पाई इलेक्ट्रॉन है C डबल बॉन्ड O की तरफ आने चाहिए, तब जाके -M लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि C डबल बॉन्ड O इंटरनली सेटिस्फाई हो रहा है, ये लॉन पेयर क्या कर रहा है, इंटरनली C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ से पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम आएंगे, तो इसका -M क्या हो जाएगा, कम। तो इन दोनों के -M कम है, और इन दोनों के जो -M है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। R+I लगाता है, +I लगाने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी में क्या लगेगा, -M। तो इसका -M ज़्यादा होगा, इसका -M कम होगा, और NH2 वाले का -M सबसे कम होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर है इंटरनली रेजोनेंस में सबसे ज़्यादा BC हो सकता है। तो ये C डबल बॉन्ड O को यहाँ पे बिजी रखेगा, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ से जो पाई बॉन्ड है वो कम डीलोकलाइज होंगे, तो -M सबसे कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर भी आपको एग्जैक्टली सही दे रखा है। लास्ट आपके पास क्या है, +I का ऑर्डर है। ये +I का ऑर्डर कुछ इस तरीके से है, CH3।
तो प्लस आई का ऑर्डर बिल्कुल सही है बेटा। जितना ज़्यादा अपने पास 3 डिग्री कार्बन होता है या 2 डिग्री कार्बन होता है, 1 डिग्री कार्बन होता है या मिथाइल होता है, 3 डिग्री कार्बन एटम का या टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का जो प्लस आई है वो सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम प्लस आई किसका होता है? आइसोप्रोपाइल का। उससे कम किसका होता है? इथाइल का। और इससे भी कम किसका होता है? मिथाइल ग्रुप का, नॉर्मल एक कार्बन चेन का। तो प्लस आई का ऑर्डर जो है ये भी करेक्ट ही दे रखा है। तो चारों ऑप्शन करेक्ट है। GOC1 का सबसे सिंपल क्वेश्चन है, प्लस एम, माइनस एम, प्लस आई और माइनस आई का करेक्ट ऑर्डर आपको आइडेंटिफाई करना था और सभी ऑप्शंस में करेक्ट ऑर्डर ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको आइडेंटिफाई करना है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दे रखी है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए टोटल 4 रूल आपको अप्लाई करने होते हैं और ये 4 रूल अगर आप सीक्वेंस में अप्लाई कर सकते हो तो आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। पहला रूल क्या होता है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर इक्वल हो गए तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू चार्ज्ड। सारी अगर चार्ज्ड हैं तो पॉजिटिव लेस ईएन एटम पे आना चाहिए, नेगेटिव मोर ईएन एटम पे आना चाहिए। ऐसा अगर है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम टाइप के एटम्स पे आ रहे हैं तो फिर वहाँ पे चार्ज सेपरेशन से स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। टोटल 4 रूल हैं, यही आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट है अपने पास, अब ये तो बहुत ही ईजी है बेटा, रेजोनेंस करवा दिया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया। सेकंड का जो स्टेबिलिटी है फर्स्ट से ज़्यादा है, करेक्ट है बेटा। O माइनस है, यहाँ पर कार्बन माइनस है, नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। ये फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दे रखी है इन्होंने। तो फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख लो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल है और कोई भी न्यूट्रल स्ट्रक्चर नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रेस्पेक्टिवली सेम एटम पे, पॉजिटिव ऑक्सीजन पे, नेगेटिव कार्बन पे। तो चार्ज सेपरेशन से डिसाइड होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अट्रैक्टिव चार्ज होते हैं, अट्रैक्टिव चार्ज में अगर सेपरेशन हो गया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये स्टेबल कम है जबकि इन्होंने क्या दे रखा है? सेकंड को ज़्यादा स्टेबल दे रखा है, मतलब कि गलत। थर्ड, ये बेंजीन क्या है? साइक्लोहेक्साडाइन है और इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन्होंने बना के दे रखा है पॉजिटिव नेगेटिव। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर ज़्यादा होंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, यही आपको दे रखा है तो करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन में कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस है। एक बार कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बन पे है और एक बार 2 डिग्री पे है। तो 3 डिग्री कार्बन पे जो पॉजिटिव होगा दैट पर्टिकुलर कार्बोकेटाइन विल बी मच मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बन। ये पाई बॉन्ड उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट का स्टेबिलिटी ज़्यादा दे रखा है सेकंड से, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आंसर कौन सा हो गया? 1, 3, 4। बहुत इजी सा क्वेश्चन था GOC1 से रिलेटेड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी आपको पता करनी आनी चाहिए। टोटल 4 रूल होते हैं, इन सारे रूल्स को अगर आप सीक्वेंस अप्लाई करते हो तो बहुत ईजिली आंसर आ जाएंगे। तो ये पेपर तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, थोड़ा लेंथी लग रहा है लेकिन पेपर सिंपल है। और पेपर में क्वेश्चन भी इस तरीके से बना रखा है कि किसी भी चैप्टर के जो सारे कंसेप्ट है ना वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। टोटल 4 स्टेटमेंट आपको चेक करने पड़ते हैं, कई बार चारों ही स्टेटमेंट सही आ रहे हैं। तो लेंथी तो है लेकिन ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट XCO3F2 एंड XCOF4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दोनों की स्ट्रक्चर आपको बनानी पड़ेगी। टोटल 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, चेक करना पड़ेगा कितने सही हैं। XeO3F2 और XeOF4, ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड पाँच हो गया। बाकी के बॉन्ड पेयर भी और प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड भी है, लॉन पेयर होगा नहीं। तो 5 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लॉन पेयर, sp3d आएगा बेटा। ये फ्लोरीन अपने पास एक्शेल पे जाएगा और मल्टीपल बॉन्ड हमेशा कहाँ होते हैं? इक्वेटोरियल पे होते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? 5 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और एक पाई बॉन्ड भी होगा तो टोटल 6 बॉन्ड हो गए। 6 बॉन्ड में जिनॉन के 6 इलेक्ट्रॉन बिजी है, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो एक लॉन पेयर। 5 + 1 6 हो गया, sp3d2। वो कुछ ऐसा बनता है। लॉन पेयर आप कहीं पे भी प्लेस कर दो, इसमें एक्शेल इक्वेटोरियल का फंडा होता ही नहीं है। लेकिन अब आप ऐसा चेक कर सकते हो कि ये जो अपने पास प्लेनर है उसको आप क्या बोल सकते हो? इक्वेटोरियल बोल सकते हो। और ये जो अपने पास इस प्लेनर सिचुएशन से ऊपर एक बॉन्ड आपको दे रखा है, इसको आप चाहे तो एक्शेल बोल सकते हो। अभी नहीं बोल सकते। 6 + 0 में कोई एक्शेल नहीं है,
कोई इक्विटोरियल नहीं है, क्योंकि एवरी पोजीशन इज सिमिलर। लेकिन जैसे ही आपने एक लॉन पेयर इंट्रोड्यूस कर दिया ना, तो अब इसका नाम आपको पता भी है कि इसका नाम क्या हो जाता है, स्क्वायर पिरामिडल हो जाता है। तो स्क्वायर मतलब कि जो 4 प्लेन में आपको दिख रहा है उसको तो आपने स्क्वायर बोल दिया, और पिरामिडल प्लेन से ऊपर जो प्रेजेंट है उसको आपने क्या बोल दिया, पिरामिडल बोल दिया। तो ठीक है, अभी पिरामिडल और मतलब एक्चुअल इक्विटोरियल का फंडा इंट्रोड्यूस हो सकता है। दोनों की स्ट्रक्चर आपने बना ली है। दोनों की स्ट्रक्चर बनाने के बाद स्टेटमेंट पे आ जाओ। पहला स्टेटमेंट क्या है कि XCO जो बॉन्ड है ना, इसकी लेंथ आपको दे रखी है, डी मतलब डिस्टेंस लेंथ, ये कहाँ पे ज़्यादा है, XCO3F2 से ज़्यादा कहाँ है, XCOF4 में है। चेक कर लेते हैं बेटा। XE बॉन्ड यहाँ पे कहाँ, इक्विटोरियल में है, और यहाँ पे अपने पास कहाँ होगा, इस एक्चुअल पोजीशन पे रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन पेयर और ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, लॉन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्शन ज़्यादा होगा। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो इनको आपको बहुत दूर रखना पड़ेगा ताकि ये जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा स्टेबल है। तो मल्टीपल बॉन्ड को आपको यहाँ रखना पड़ेगा, तो लॉन पेयर जस्ट इसके ऑपोजिट में रखना ही है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे ये इक्विटोरियल में आ रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में आ रहा है, ऐसे सोच लो बात। इक्विटोरियल में आ रहा है तो बेटा इक्विटोरियल में जो अपने पास बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, एक्चुअल की क्या खास बात होती है कि एक्चुअल बॉन्ड में परसेंटेज कैरेक्टर कम होता ही है ना। जैसे मान लो कि इसको इस तरीके से भी मैं बता सकता हूँ कि sp3d2 है, इसको आप sp3d है, इसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, sp2 प्लस pz का कॉम्बिनेशन होता है, pd का। यहाँ पर अपने पास प्लेन में कौन प्रेजेंट होता है, s होता है, px होता है, py होता है। इसी से आप प्लेनर बना सकते हो। और pxy प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर में आपको कौन मिलेगा, z एक्सेस। तो z एक्सेस में जो ऑर्बिटल होंगे वही केवल सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। तो अपने पास कौन सा होता है, pz और dz स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि जो एक्चुअल पोजीशन है वहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है। एक्चुअल पोजीशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है, इक्विटोरियल पोजीशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है। तो अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा होगा, XEO बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर यहाँ पे ज़्यादा होगा तो ये बॉन्ड मजबूत होगा, ये बॉन्ड मजबूत होगा तो ये कमज़ोर होगा, कमज़ोर बॉन्ड की जो लेंथ है वो ज़्यादा आएगी। सही है ये। अगला देख लेते हैं, XEF बॉन्ड की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, ये दे रखा है, चेक करते हैं। फ्लोरीन वाला बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है बेटा, एक्चुअल में, और यहाँ क्या प्रेजेंट है, इक्विटोरियल में। एक्चुअल में परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर यहाँ कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो इस XCF बॉन्ड की जो लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पे कहाँ ज़्यादा दे रखी है, XCOF4 में। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। पहले दो ऑप्शन तो ईजिली आपने फाइंड आउट कर लिए, अगले दो ऑप्शन भी देख लेते हैं। अगले दो ऑप्शन में क्या दे रखा है, शेप्स आर ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल एंड स्क्वायर पिरामिडल रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही बात है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है और ये स्क्वायर पिरामिडल है। नेचर ऑफ पाई बॉन्ड इज 5d पाई एंड 2p पाई। नेचर ऑफ पाई बॉन्ड आपको पता करना है, ठीक है। दोनों में से किसी का भी पता कर लो, वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है। 5 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 0 लॉन पेयर है, और सिग्मा बॉन्ड के अलावा 3 पाई बॉन्ड भी है। जिनोन अपने पास 5th पीरियड में आता है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जो प्योर ऑर्बिटल होते हैं वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप हाइब्रिड ऑर्बिटल ही देख लो। हाइब्रिड क्या है, sp3d, तो एक s 3p और d ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, तो ये p ऑर्बिटल जिनॉन के पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फिर पाई बॉन्ड बनाने के लिए किसको आना पड़ेगा, d ऑर्बिटल को ही आना पड़ेगा। और इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 5th शेल है, तो 5th शेल में से कौन से d ऑर्बिटल आएंगे, 5d ऑर्बिटल ही आएंगे जिनॉन की तरफ से। और ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है वो 2p होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जिनॉन को देना, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देना। जिनॉन का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा, 5d में, और ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, 2p में ही प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन अपना 2p लेके आएगा, जिनॉन को 5d लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ पाई बॉन्ड है दैट विल बी व्हाट, 5d पाई 2p पाई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। ये अच्छे से याद रखना कि एक्चुअल पोजीशन में जो परसेंटेजेस कैरेक्टर है वो कम होता है, इक्विटोरियल पोजीशन में जो परसेंटेजेस कैरेक्टर है वो ज़्यादा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रेटेड कंपाउंड डू नॉट शो हाइड्रोलिसिस ऑन हीटिंग, डू नॉट शो हाइड्रोलिसिस ऑन हीटिंग। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि मतलब आप लॉजिकली तो बहुत नहीं बता पाओगे क्योंकि डिफरेंट चैप्टर से आपको कंपाउंड दे रखे हैं, ये अगर आपको याद है तो ही आंसर आ सकता है। हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए हीटिंग पे। जैसे मान लो कि आप ऐसे सोचो, हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है, रिएक्शन विद वाटर। जैसे अज्यूम करना कि कोई अपने पास एक कंपाउंड है ZnSO4 और 7H2, आप इसको हीट कर रहे हो। हीट करने पे अगर वाटर के साथ Zn2+ रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन विद वाटर को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो अगर ये रिएक्शन कर लेता है तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और अगर मान लो कि केवल यहाँ पे वाटर लूज हो जाएगा तो फिर क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, केवल यहाँ से 7 वाटर के मॉलिक्यूल जो है ये उड़ गए और उसके अलावा अपने पास क्या हो गया, ZnSO4 का जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अभी भी बचा हुआ है। तो इस जगह पे हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ। हाइड्रोलिसिस कहाँ होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 4 ऑप्शन है, इसमें से कुछ ऑप्शंस आपको अपने आप याद आएंगे, जैसे कि MgCl2.6H2। तो एस ब्लॉक कंपाउंड में BeCl2 और उसका जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स होता है MgCl2, इसका जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, जब आपको उनको हीट करते हो तो हीट करने पे केवल यहाँ पे इवोपरेशन नहीं होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाता है। Mg2+ का जो Z इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा है, Mg2+ वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है तो क्या बनेगा, MgOH, और इसको फर्दर हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, MgO। ऐसा नहीं बनेगा, MgCl2+6H2 ऐसा नहीं बनेगा। अगर ऐसा बन गया मतलब हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हाइड्रोलिसिस होता है। Mg2+ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो Mg2+ के पास कौन आएगा, OH- आएगा 2 टाइम्स, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड को अगर फर्दर हीट कर दोगे तो वाटर फर्दर यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड को हीट करने से क्या बनता है, ऑक्साइड। तो यहाँ पे तो हाइड्रोलिसिस होता है, आपको क्या फाइंड आउट करना, नहीं होता है, तो ये तो आंसर नहीं है। COCl2, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, डी ब्लॉक का अपने पास ये कंपाउंड है, इसको आप हीट करो, COCl2 बनेगा, H2O रिलीज हो जाएगा। CuSO4, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। CuSO4 को आप हीट करो तो क्या बनता है, कॉपर सल्फेट बनता है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आप किसको बोलते हो, CuSO4 को ही बोलते हो। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और एक FeCl3, इसकी भी गड़बड़ है बेटा, Fe2+ और Fe3+, Fe2+ ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और Fe3+ में जैसे चला गया ना ये, तो Fe3+ कैटाइनिक चार्ज अगर ज़्यादा हो गया तो अकॉर्डिंग टू फॉजान्स रूल यहाँ पे इसकी पोलराइजिंग एबिलिटी बढ़ गई। पोलराइजिंग एबिलिटी बढ़ गई मतलब कि ये कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म कर सकता है। तो Fe3+ अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेता है, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ अगर ये रिएक्ट कर जाएगा हीट करने पे तो इसका भी हाइड्रोलिसिस यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, FeOH होल थ्राइस, और इसको अगर आपने फर्दर हीट कर दिया तो फेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस पहले और फोर्थ में हो जाता है, सेकंड और थर्ड में हीट करने पे हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड बोथ आर करेक्ट। जहां पर कैटाइन का Z इफेक्टिव ज्यादा है, जहां पर कैटाइन कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखता है ना, या कोवलेंट कंपाउंड बना सकता है ऑन रिएक्शन विद वाटर, उस जगह पे हाइड्रोलिसिस हो जाता है, बाकी जगह हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। Which of the following process involve absorption of energy? नेक्स्ट क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। Which of the following processes involves absorption of energy? तो यहाँ पे आपको प्रोसेस कैसा दे रखा है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, आयोनाइजेशन में एनर्जी देना पड़ता है तो एनर्जी तो अब्जॉर्ब होगा, और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरली एटम्स का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक होता है। तो ये आपको जनरल स्टेटमेंट तो पता है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो एंडोथर्मिक है, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस में ही एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। S+1 इलेक्ट्रॉन, S नेगेटिव। जनरली क्या होता है कि एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं, उल्टा क्या करेंगे कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें अगर इलेक्ट्रॉन आपको एक्सेप्ट करवाना है तो ज़बरदस्ती आपको एनर्जी ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है, तो ये एक्सेप्शन में मैंने आपको बता रखा था, बेरिलियम, मैग्नीशियम,
नाइट्रोजन और नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का तो आपको समझ में आता ही है कि नोबल गैसेस में ऑक्टेट इनका कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और ज़बरदस्ती नोबल गैस को अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो बहुत आपको वर्क करना पड़ेगा, बहुत एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। लेकिन बेरिलियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन भी ऐसे एलिमेंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने पर एनर्जी देना पड़ता है। बाकी सभी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने पर एनर्जी रिलीज होता है। तो पहला तो नहीं हुआ। सेकंड अपने पास क्या है, जिनॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और सब आइसोलेटेड गैसियस एटम है, सब आइसोलेटेड गैसियस आयंस भी हैं, तो यहाँ तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा बेटा। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, ऑक्सीजन माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब यूजुअली ऑक्सीजन जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है, तो ऐसा मत बोल देना कि यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगा, क्योंकि बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और नोबल गैस ये नहीं है। ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ही चाहता है। लेकिन आप यहाँ पे अच्छे से देखो, आइसोलेटेड O माइनस आयन है ये यहाँ पे, और उसमें एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा के टोटल 2 इलेक्ट्रॉन अब एक्सेप्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस की बात है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में हमेशा एनर्जी देना ही पड़ता है। दिस इज फैक्ट, ये आपको याद ही रखना है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन प्रोसेस में एनर्जी आपको देना ही पड़ेगा। एनर्जी देना पड़ेगा मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। और अगला क्या है, क्लोरीन माइनस से क्या बना रहे हैं, क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। तो उल्टा आपको देखो कि क्लोरीन एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होता, और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। क्लोरीन सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है थर्मोडाइनेमिकली। तो क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, उससे क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस। अब इसी रिएक्शन को अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में देखोगे, क्लोरीन माइनस में से इलेक्ट्रॉन अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब। आंसर कितना हो जाएगा, 2, 3, 4। टोटल ये 3 प्रोसेस है जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये, थर्मोडाइनेमिक्स से रिलेटेड है। एक रिएक्शन आपको दे रखी है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन 2Fe2O3 सॉलिड प्लस 3 कार्बन सॉलिड दैट इज इक्वल टू 4Fe सॉलिड प्लस 3 CO2। इसमें Fe2O3 और CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट आपको दे रखा है। द रिएक्शन इज, और ऑप्शंस में आपको चेक करना है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, और कौन से टेम्परेचर पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती है, हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे। चेक कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक तो आपको कहाँ से पता चल जाएगा, रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने से। रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करने से। रिएक्शन क्या है, 2Fe2O3 सॉलिड प्लस 4 कार्बन सॉलिड, 4 है कि 3 है, 3 है। इससे क्या बन जाएगा, 3CO2 गैस प्लस 4Fe सॉलिड। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन एट स्टैंडर्ड स्टेट आपको निकालना है, क्योंकि हर किसी के फॉर्मेशन का एंथैल्पी चेंज आपको स्टैंडर्ड स्टेट में ही दे रखा है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एट स्टैंडर्ड स्टेट विच इज व्हाट, -390, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई आयरन सॉलिड है बेटा, एलिमेंटल स्टेट में कितना होता है, 0, माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई Fe2O3 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट स्टैंडर्ड स्टेट आपको कितना दे रखा है, -820, और प्लस रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई कार्बन सॉलिड है, एलिमेंटल स्टेट में, ग्रेफाइट एज्यूम करके 0 ही करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, पॉजिटिव 1640 हो गया, ये 9 × 27, 3 × 9 और 2 11, कितना हो गया ये 470 किलो जूल पर मोल हो गया। पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फर्स्ट है एंडोथर्मिक, सेकंड है एक्सोथर्मिक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड और फोर्थ पे आते हैं। थर्ड और फोर्थ में क्या बोला गया है, स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। चेक कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। स्टैंडर्ड स्टेट दे रखा है तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू नेगेटिव करना पड़ेगा। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो टी डेल्टा एस नॉट इज ग्रेटर देन डेल्टा एच नॉट, ये वैल्यू पॉजिटिव है। टेम्परेचर आपको फाइंड आइडेंटिफाई करना है, ये वैल्यू ग्रेटर करना है, और डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रखा है रिएक्शन के लिए। डेल्टा एस नॉट आप देखो कितना आ रहा है,
सॉलिड है, गैस है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैस बन रहा है तो गैस का एंट्रोपी सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में गैस बन रहा है मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है। एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू कब ज़्यादा हो सकती है, जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा। तो हाई टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होगा, हाई टेम्परेचर पे ये स्पॉन्टेनियस होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है और फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन दोनों इनकरेक्ट हैं। तो ये पेपर 2 भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें भी अपने पास सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन थे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे भी थे। लिस्ट में जो क्वेश्चन आपको दे रखे थे उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पेपर लेंथी है। और ऐसा नहीं बोल सकते लेकिन कि पेपर डिफ़िकल्ट है। पेपर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मॉडरेट टू ईजी लेवल पे ही है। जो भी अपने पास किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के कॉन्सेप्ट होते हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके इन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना रखे हैं। तो अगर थ्योरी अपने अच्छे से क्लियर है ना तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप अच्छे से कर सकते थे।